जी सब लोग लगाया वो जी ठाकरिया ने समझा वो जी। चौपाल का सगला दर्शकों ने राम राम सा। भाई ग्रामीण भाई बहनों, चौपाल के माध्यमों में नई नई जानकारियाँ और सरकार के द्वारा माँ का ग्रामीण भाई बहना के लिए जो भी सरकारी योजना बनी है वहाँ पे बातचीत करा ताकि माँ का ग्रामीण भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा आ योजना भाव लाभान्वित हो सके। और आज री चौपाल में भी अपा सरकार के द्वारा बनाए गए इन कई संगठन के बारे में बातचीत करशा। अपा बातचीत करशा राजफेड के बारे में। राजफेड आपना किसान भाई की तरीकाओं जुड़ सके, राजफेड काई है और आपना किसान भाई यूं जुड़ ज़्यादा लाभ की तरीकों प्राप्त कर सके है, इस विषय पर ही आप बातचीत करशा। और बातचीत करवा खातिर आपने सागे पधार्या है संजय पाठक जी, जो संयुक्त रजिस्ट्रार है। संजय जी, मेरे कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। संजय जी, आज आप राजफेड के बारे में बात करें तो सब पहले आप मगे किसान भाई ना बताओ कि राजफेड है कहीं। किसान भाई, और राजफेड एक शीर्ष सहकारी संस्था है जिसकी स्थापना 26 नवंबर सन 1957 को कृषकों के जो कृषि से संबंधित जो उसकी आवश्यकताएं हैं मूलभूत, जिसमें कृषि आदान, खाद, बीज, दवाइयाँ, उनकी पूर्ति के लिए, साथ ही उनकी जो कृषि उपज है उसका बेहतर मूल्य उसको कैसे मिले, इस उद्देश्य से इसकी स्थापना 26 जनवरी 1957 को की गई थी। राजफेड जो राजस्थान में सहकारी ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर की सोसाइटियां हैं जिनको ग्राम सेवा सहकारी समिति कहते हैं, सभी किसान भाई जानते हैं क्योंकि वो उनसे ऋण लेते हैं। खाद बीज भी वहीं उनसे ही उपलब्ध होता है। उसके बाद तालुका स्तर पर क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं और राजस्थान राज्य के स्तर पर राजफेड है। जी, अभी आप राजफेड नाम क्या पड़े हो? राजफेड नाम है या कोई पूरा नाम और कहीं है? इसका पूरा नाम राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड है। जी, तो मतलब जी हाँ, राजफेड की सरकार ने आवश्यकता क्यों पड़ी, इस संगठन ने बनावा की कहीं आवश्यकता ही है? देखिए, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब 1957 में ज़रूरत ये महसूस हुई कि कृषक जो अपना कृषि से संबंधित उनकी जो पैदावार आती है उसके लिए जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसके लिए एक संस्थागत ढांचा होना चाहिए जिसके माध्यम से सरकार किसानों तक उनकी आवश्यकताओं की जो कृषि के लिए मूलभूत आवश्यकताएं उन तक पहुंचाए। साथ ही साथ जब फसल आ जाए तो उसको उसकी वाजिब दाम मिले बाज़ार में। कहीं ऐसा ना हो कि एक व्यापारियों का और उनका एक ऐसा संगठन बन जाए और उनकी जो वास्तविक वाजिब उपज का मूल्य है वो नहीं दें उनको। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस संस्थागत ढांचे के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप करके बाजार भाव को बराबर रखने की प्रयास करती है। इसका उद्देश्य मुख्य यही है। जी, मतलब कि आप कह सकें कि जो अपना किसान भाई है भाई, वे आपकी जो उत्पादन है, जो कृषि उत्पादन है और जो बिक्री है वह इस संगठन के माध्यम कर सके और ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, क्योंकि व्यापारी तो कहीं हुए कि आपकी मर्जू पैसा लगावे और फिर बने भी को भुगतान करना पड़े। तो एक कार्य की प्रकार करे इसके बारे में आप बताओ। देखिए, राजफेड दो तरह से किसानों की मदद करता है। सबसे पहले तो ये है कि कृषि के लिए जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बीज, खाद और दवाई, उसका वो जो उच्च गुणवत्ता की वाजिब दर पे उनको मिले, उसके लिए व्यवस्था राजफेड स्तर से की जाती है। और जो सहकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं खाद बीज की, उनसे वो टाई अप करके ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्तर तक उनको वो उपलब्ध करवाती है। तो उसमें किसानों को ये फ़ायदा होता है कि उसका एक तो वाजिब दाम होता है और उसकी मिलावट की और उसकी संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे ही किसान भाई सभी जानते हैं कि इफ़को, क्रबको का नाम खाद में सर्वोच्च है और वो एक सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं हैं। तो ये काम राजफेड के माध्यम से होता है। और जो इफ़को और क्रबको का खाद है वो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से नहीं बिकता है। वही हमारी एक सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इफ़को और क्रबको जो उच्च गुणवत्ता के जो उत्पाद बनाते हैं खाद के, वो केवल सहकारी क्षेत्र के माध्यम से बेचते हैं। तो हम राज्य स्तर पर उनसे टाई अप करते हैं और नीचे तक उसको पहुंचाते हैं। साथ ही साथ चूंकि खाद की कभी कभी कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार हमें बफर स्टॉकिंग के लिए कहती है।
तो हम समय से पूर्व जब आवश्यकता होगी खाद की, उससे पहले बफर स्टॉकिंग भी करते हैं और किसानों को समय पे खाद उपलब्ध कराते हैं ताकि कालाबाजारी ना हो। तो पहली तो आवश्यकता ये यहाँ पूरी करते हैं। उसके बाद जब उसकी फसल आ जाती है तो हम 2 तरीके से फसल का खरीद करती है राजफेड। एक तो व्यावसायिक और एक करती है भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर। तो व्यावसायिक में तो राजफेड जितनी उसकी आवश्यकता होती है वो बाजार से किसानों से जो फसल खरीद के खुद स्टॉक करती है और उसके बाद उसका बेचान करती है। उनको किसानों को भुगतान पहले ही कर दिया जाता है। दूसरी जो समर्थन मूल्य पर खरीद है, वो समर्थन मूल्य की खरीद जब होती है कि बाजार में समर्थन मूल्य से यदि किसी उपज का भाव कम चल रहा है तो सरकार इंटरफेरेंस करके उसमें हस्तक्षेप करके स्वयं खरीदती है और उसको समर्थन मूल्य का लाभ दिलाती है। तो समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है वो राजफेड करती है। तो जी अब आप एक बात की कि जो सरकार है वह अपने किसान भाइयों ने खाद बीज भी उपलब्ध करावे, तो भी के लिए किसान भाइयों ने कोई भुगतान करना पड़े या सरकार की तरफ नहीं, भुगतान करना पड़े। और इसके साथ में एक और कि सरकार की कोई ऋण की व्यवस्था भी है ये राजफेड के मायने? राजफेड के माध्यम से नहीं है सीधी, लेकिन बैंक के माध्यम से एक हमने सहकारी क्षेत्र में बना रखी है योजना, उपज गिरवी ऋण योजना। उसमें यदि कोई किसान को ऐसा लगता है कि मैं 2 महीने अगर फसल को रोक लूँ, स्टोर कर लूँ तो मेरे भाव मुझे अच्छे मिल जाएंगे, तो उसको पैसे की आवश्यकता है आज, तो वो संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय विक्रय सहकारी समिति जो हमने अधिसूचित कर रखी है कि भाई यहाँ पर आप जमा करा सकते हैं, या वेयर हाउस, उसमें वहाँ जमा कराने के बाद जो वेयर हाउस की प्राप्ति रसीद होती है जिसको WR बोलते हैं, उस WR को लेके वो सहकारी बैंक में जाए तो उपज का उस दिन जो मूल्य चल रहा है उसके हिसाब से उसको जितना उसका बनता है उसका 75% ऋण राशि के रूप में मिल जाता है। संजय जी बहुत ही बढ़िया बात आप राजफेड के बारे में बताइए कि भाई आपने जो किसान भाई है बाने मंडी में जार भी आपको अपनी फसलें बेच सके, साथ ही भी को सही मूल्य भी प्राप्त कर सके, बाने कोई भी व्यापारिया ने या फिर कोई भी है ना ज़्यादा पैसा खर्च करवा की ज़रूरत को नहीं। अब तो बात होगी कि भाई इस तरीकों को कार्य करे, लेकिन अब माँ के दर्शकन आप बताओ कि भाई राजफेड माँ का किसान भाई जुड़े कि यहाँ? देखिए, राजफेड जो है चूँकि शीर्ष सहकारी संस्था है तो इससे जुड़ने के लिए यदि खाद बीज और अन्य इस तरह की कोई आवश्यकताएं हैं उसकी ऋण की, तो उसके लिए उसको सर्वप्रथम ग्राम सेवा सहकारी समिति जो उसके क्षेत्र में है वहाँ का सदस्य बनना होगा। सदस्य बनने के लिए वो वहाँ समिति के कार्यालय पे जावे और एक आवेदन पत्र है, वो आवेदन पत्र भर के दे, उसमें आधार कार्ड वगैरह उसके लगते हैं। 110 रुपये उसको देने पड़ेंगे, 10 रुपये जिसमें उसका प्रवेश शुल्क होता है और 100 रुपये उसके एक शेयर की वैल्यू होती है। वो मेंबर बनने के बाद वो ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से जितनी भी संस्थाओं की, चाहे वो सहकारी बैंक हो, चाहे वो राजफेड हो या कॉनफेड हो, जो भी सहकारी क्षेत्र की सेवाएं किसानों के लिए हैं वो उसका लाभ वहीं ले सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले उसको ग्राम सेवा सहकारी समिति का मेंबर बनना हो। तो इसके साथ में अभी अब ऑनलाइन को बहुत ज़मानो चल रहे है ना, डिजिटल को ज़मानो चालू, तो यान का ऑनलाइन भी कोई यान को है कि भाई किसान भाई ऑनलाइन भी इके मायने यूँ जुड़ सके? देखिए, जहाँ तक किसान यदि सदस्य बन गया है ग्राम सेवा सहकारी समिति का और उसे अल्पकालीन फसली ऋण जो खेती के लिए जो लोन देते हैं सहकारी बैंक, वो चाहिए तो उसके लिए पिछली साल से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। उसको किसी भी ई-मित्रा पे जाके अपने जो कागजात हैं उसके वो वहाँ जाके उसका रजिस्ट्रेशन कराए। कहीं दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी? उसमें एक आधार कार्ड चाहिएगा, एक जमाबंदी चाहिए और एक आपके गिरदावरी चाहिए। अच्छा, गिरदावरी कहीं है? गिरदावरी, जमाबंदी और गिरदावरी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जमाबंदी तो उसकी जो ज़मीन का टाइटल है कि ये खसरा नंबर है, इतने बीघा है, सिंचित है या असिंचित, उसका विवरण होता है और इसमें कौन कौन खातेदार है। ये तो हो गई जमाबंदी। और गिरदावरी वो होती है वो फसल के जो सीजन होता है रबी और खरीफ, उसके हिसाब से उसने क्या बोया है, कितने बीघे में बोया है, उसका विवरण होता है गिरदावरी। तो ये जिया ई तरीका अपना रजिस्ट्रेशन करार ऑनलाइन भी करार अपने किसान भाई यूँ जुड़ा के बाद में किसान भाई ने कहीं फ़ायदा हुआ यूँ? देखिए, मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ। 2 चीज़ें ऑनलाइन हैं। एक तो मैंने ऋण की बताई आपको कि वो ई-मित्रा पे जाके
रजिस्ट्रेशन कराएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो ऑटोमेटिक ग्राम सेवा सहकारी समिति के पास जाएगा। उसको 10 दिन दिए हुए हैं। 10 दिन के बाद वो बैंक के पास आ जाएगी, उसकी साख सीमा स्वीकृत हो जाएगी। साख सीमा जो फसल उसने बोई है और कितना क्षेत्रफल में बोई उसके आधार पर निर्धारित होती है। साख सीमा स्वीकृत होने के बाद बैंक के पास जितने भी उपलब्ध साधन होते हैं उसके हिसाब से ऋण उसके सेविंग बैंक अकाउंट में चला जाता है। ये तो हो गई ऋण की बात। अब खरीद की जो बात है ऑनलाइन की, देखिए कमर्शियल जो खरीद करती है राजफेड व्यावसायिक, वो तो ऑफलाइन होती है, लेकिन जो समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है वो ऑनलाइन होती है। उसके लिए राजफेड में अपना एक पोर्टल है। उस पोर्टल पर जाकर आपको किसान को यदि वो समर्थन मूल्य पर बेचना चाहता है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके लिए राजफेड जब खरीद शुरू करेगा उससे 15 दिन पहले अखबारों के और प्रचार प्रसार के माध्यम से बताता है कि इतनी तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो कोई भी किसान उस पर रजिस्ट्रेशन जो बेचने का इच्छुक है वो ई मित्रा पे जाके या हमारे जो क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं वहाँ भी ये सुविधा होती है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो शुल्क है वो दूरसंचार जो अपना जो वो है DOIT उनके द्वारा 31 रुपये निर्धारित हैं। अभी वो समय समय पर बदल भी सकती है। वहाँ जाके वो ई मित्रा को उसको 3 चीज़ें देनी पड़ती हैं। वही अपना आधार कार्ड, वहाँ पर हमें जमाबंदी की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ केवल गिरदावरी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तविक किसान को ही लाभ मिले, इसके लिए सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए राजफेड को कि बायोमेट्रिक यानी कि आधार अंगूठा लगा के वो प्रमाणन करना होगा कि भाई ये ही व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन जब ही सफल होता है जब उसका अंगूठा लग जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात जिस उसको ये वहाँ सुविधा दी जाती है कि भाई ये तुम्हारे आसपास ये खरीद बेचने के केंद्र हैं, इनमें से आप कोई भी चयन कर लो। वो जो चयन करता है उस चयन के बाद उसकी वरीयता बन जाती है कि आपका मेरिट पे इतना नंबर है। उसमें मोबाइल नंबर भी उसको रजिस्टर्ड कराना होता है। तो जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका, जब उसका नंबर आएगा वरीयता क्रम में तो उसके मोबाइल पे मैसेज जाएगा कि आप इतनी तारीख को इस क्रय केंद्र पर अपनी फसल लेके पहुँचे। तो वो वहाँ उस दिन पहुँच सकता है और उसको 7 दिन या 10 दिन और दिए जाते हैं कि यदि किसी कारणवश वो नहीं पहुँच पा रहा है तो उन 7 से 10 दिन के बीच में वो उस फसल को वहाँ क्रय केंद्र पे जाके बेच सकता है। बिल्कुल संजय जी, बहुत बढ़िया बात आप बताइए कि भाई वहाँ का जो किसान भाई है वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सके, आपके आसपास का कोई भी ई मित्र पे जार वे को रजिस्ट्रेशन करा सके, जिसके लिए बाने सिर्फ अपना आधार कार्ड और दूसरों का आधार साथ में जन आधार कार्ड। अच्छा, जन आधार कार्ड। और एक के साथ एक और चीज़ आप बताइए, गिरदावरी की ज़रूरत पड़े। और एक के साथ में एक और चीज़ पूछूं कि जी आप कोई पर्ची या कोई टोकन भी दियो जावे कि अपन जार अपना मंडी में वो टोकन। देखिए जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे जी तो रजिस्ट्रेशन करा के एक पूरा फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन तो हमारे पास डेटा में आ ही जाता है। उसकी एक प्रिंट किसान को दी जाती है, वही टोकन कहते हैं किसान उसको आम बोलचाल की भाषा। उसमें उस टोकन में मैं जो जन आधार कार्ड की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि चूंकि ई मित्रा पे या जहाँ भी कहीं रजिस्ट्रेशन वो करवा रहा है वहाँ जो फीडिंग कर रहा है उससे कुछ गलती हो सकती है। जैसे बैंक का अकाउंट नंबर, चूंकि भुगतान सीधा बैंक में जाता है, बिल्कुल। तो जन आधार कार्ड में जो जो चीज़ें हैं हमें केवल उसका जन आधार कार्ड नंबर चाहिए। जैसे ही जन आधार कार्ड नंबर डलेगा उसकी जितनी भी डिटेल हैं, गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, उसके पिता का नाम क्या है, उसका क्या नाम है, उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं जिससे गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो जन आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। यदि किसी के पास नहीं है तो वो ई मित्रा पे जाके बनवा सकते। ये के साथ एक और चीज़ पूछ चाहूँ मैं कि जी आप टोकन की बात कर रही हो कि भाई टोकन ले वो मंडी में जा अपना सामान बेच सके है, तो जी हर फसल को अलग अलग टोकन है या फिर है ना आप एक टोकन हो 2 या 3 फसलों की बिक्री कर सको? देखिए राजफेड जो है वो 2 चीज़ें खरीदता है, दलहन और तिलहन। तो रबी सीजन में जो दलहन तिलहन है सरसों और दलहन है चना रबी का। और खरीफ में सोयाबीन और आपके मूंगफली ये तिलहन है और मूंग और उड़द दलहन है। ये 6 चीज़ें पूरे साल भर में हम 2 सीजनों में खरीदते हैं। तो एक किसान एक ही टोकन पर यदि उसके पास 4 फसल उपलब्ध हैं गिरदावरी के अनुसार तो एक ही टोकन कटाना।
जैसे एक ही टोकन वो ले सके। इसके साथ में आपने एक और चीज़ पूछना चाहूँ कि जी हाँ, मान लो कि एक किसान है, वो आपको रजिस्ट्रेशन तो करा दियो, लेकिन कोई कारणवश भी की मृत्यु हो जावे तो भी क्या परिवार भी को इस्तेमाल कर सके? देखिए, ऐसा है कि मृत्यु के केस में हमने व्यवस्था कर रखी है कि यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी है, उसका बेटा है या उसकी पत्नी है, वो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के संबंधित केंद्र पे जाके वो एप्लीकेशन देंगे कि इस तरह से इनकी इस दिनांक को मृत्यु हो गई है और ये मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है और ये हमारा टोकन नंबर है। वो हमें यहाँ भेज देते हैं ऑनलाइन मेल के थ्रू। हम यहाँ पे उसका अप्रूवल लेके उसको अलाउ करते हैं और उसका पैसा हम या तो सोसाइटी को भेज देते हैं कि भाई इनके उत्तराधिकारी को, जो वैध उत्तराधिकारी है, उसको पैसा भुगतान कर दिया। तो संजय जी में तो खासा टाइम लागतो हो लो कि? बिल्कुल नहीं मैम, मैं आपको बताऊं कि किसान ने वहाँ पे क्रय केंद्र जहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन कराया था, वहाँ जाके वो कागज़ देगा, अधिक से अधिक वो दूसरे दिन हमारे पास आ जाते हैं और हम शाम तक यहाँ से उसकी स्वीकृति जारी करके समिति को ऑनलाइन ही सूचित करते हैं। मतलब फटाफट वो काम हो जावे। हाँ, 2 दिन से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं लगते। बहुत बढ़िया बात संजय जी बताओ। एक साथ मैं एक और चीज़ पूछना जी, आप बताइए कि भाई 50 सालों वो संगठन चाल रहे हैं, तो आपने किसान भाई ने 50 साल में कहीं फायदो और अब वाले टाइम में एक महीने कोई बदलाव की उम्मीद है? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि समर्थन मूल्य की जो खरीद है राजफेड में, खरीफ शुरू से करती आई है। जब भी भारत सरकार या राज्य सरकार ने कहा है कि भाई आप समर्थन मूल्य पर खरीद करें, लेकिन खरीफ 17 से लगातार खरीद हो रही है और पिछले उसमें करीब 14,000 करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया जा चुका है, 15 लाख किसानों को। तो आप ये देखिए कि 14,000 करोड़ रुपए वो सीधे किसान के हाथ में आए, उनके खाते में आए। अगर वो राजफेड ये खरीद नहीं करता तो हो सकता है कि वो पैसा इतना उनके नहीं मिलता और उससे पूरी की पूरी उनकी पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति है वो प्रभावित होती है। तो सबसे बड़ा हमारा यही है कि हमने हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में बहुत अधिक किसानों को आगे रखा है और उनको वाजिब जो मूल्य है, जो सबसे पहली, क्योंकि ये हो सकता है कि किसान जो है खाद बीज दवाई हमसे नहीं ले, वो उसकी इच्छा है, लेकिन जब जहाँ पे पिछले सीजन में देखें आप तो चने में बाजार का और जो समर्थन मूल्य था उसमें 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर था। तो 25 क्विंटल जब सरकार लेती है तो 25,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। जी, बहुत बढ़िया चीज़ बताइए। संजय जी के साथ मैं एक और आपने बात पूछाऊँ कि भाई जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सरकार इतनी सारी योजना आपने किसान भाइयों के लिए बनावे, लेकिन आपने जो छोटे छोटे गांव है वहाँ में जागरूकता लोगों ने ठाई को नहीं हुए कि यान की कोई योजना भी बनी है, यान कोई संगठन भी बने हुए, तो इसके लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए हैं? देखिए, ऐसा है कि जागरूकता चूँकि लगातार पिछले खरीफ 17 से खरीद हो रही है जी। तो राजस्थान में शायद कोई ही गांव ढाणी ऐसी हो जिसको ये पता नहीं हो कि खरीद नहीं हो रही है। उसके अलावा भी हम जितने भी प्रचार प्रसार माध्यम हैं, चाहे वो टीवी हो, ई मित्रा के माध्यम से करते हैं, बैनर पोस्टर भेजते हैं, रेडियो टॉक होती हैं हमारी, हम लोगों को बुलाते हैं। और चूंकि हमारे संगठन 6,500 ग्राम सेवा सहकारी समिति है, दूर दूर गांव ढाणी में हमारा एक एजेंसी बैठी हुई है, उन सबको पता है और उनसे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऋण हो या समर्थन मूल्य पर बेचान, हर किसान को मालूम है। अखबारों के माध्यम से देते हैं, हम पैम्पलेट्स बांटते हैं, वहाँ पे लोकल जो जितने भी अखबार वगैरह होते हैं उनसे सबके माध्यम से हम उनको सूचित करते हैं। सूचित करो। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो अभी जन सूचना पोर्टल है उसके माध्यम से भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। हमारी खुद की वेबसाइट है राजफेड की, उसके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी करते हैं हम। सोशल मीडिया तो आजकल बहुत बड़ो माध्यम बन गया है, चाहे किसान भाइयों, शहर गांव, हर जगह सोशल मीडिया को तो टाइम ही है। संजय जी बहुत बढ़िया बात बताइए कि भाई माँ का किसान भाई जो है वे आपका जो उत्पाद है बिना मंडी में बहुत सही दामों में बेच सके और है ना बहुत लाभ प्राप्त कर सका है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं संजय जी अगर आपको पूछूँ तो आप ना जो छोटा किसान है जो क्या नाम है मंडी तक को नहीं पूछ सके, तो वे ई संगठनों किया जुड़े, आप बताओ। देखिए, किसानों में हमारी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। जी।
चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी किसान हमारे पास आता है और हमारी सेवाओं का लाभ लेना चाहता है तो उसका स्वागत है। पिछले ये जो कोविड का काल निकला है, अभी तक जो हम समर्थन मूल्य पर खरीद किया करते थे उसमें सामान्यतः तालुका लेवल तक होते थे हम जी। तो इस कोविड में हमें एक अवसर दिया और उसको नीचे तक ले जाने के लिए, तो हमने ग्राम पंचायत लेवल तक केंद्र खोले। जी। तो उससे हमारी जो पहले हम कोविड से पहले 250 या 300 सेंटर खोला करते थे, वो हमने अब की बार पिछले ये पूरे कोविड काल में 800 से ऊपर सेंटर चलाए। जी। तो जो छोटे किसान हैं उनको फसल बिल्कुल उनके 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में बेचने का मौका मिला। जी। तो अभी आप जी क्योंकि 15-20 किलोमीटर के एरिया में छोटा किसान भी आपकी फसला नहीं बेच सके, तो जो किसानों को जो मंडी तक जो सामान लाबा को पीस हुआ है वो किसान ने खुद में देना पड़े या सरकार भी में कहीं भी की मदद करे? देखिए, समर्थन मूल्य पे खरीद में मंडी तक लाने का और मंडी में लाने के बाद क्रय केंद्र से क्रय केंद्र के कांटे तक पहुंचाने का खर्चा किसान को देना होता है। उसके बाद तुलने के बाद उसका कोई खर्चा नहीं लगता है। और वो जो कितना खर्चा लेना है उससे उतराई का कितना है, छनाई का कितना है और कांटे तक ले जाने का कितना है, वो पूरी पारदर्शी व्यवस्था के द्वारा जो तय किया जाता है। और बड़े बड़े उसके बैनर पोस्टर वहाँ पे सेंटर पे होते हैं कि भाई आप इससे ज़्यादा पैसा न दें, जी। ताकि उसके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं। जी। मतलब कि जो अपने किसान भाई है मैंने मंडी तक सामान जो आपके उत्पाद अभी लियाबा को जो पीस हो लागे वो बांग को मंडी तक सामान पूछने के बाद की जो पैकिंग है या भी जो भी बेचने वो सारा मंडी तक तो लाना ही लाना है। जी। जिस वाहन से वो लेके आया उस वाहन से उतारना, और यदि उसकी छनाई की आवश्यकता हो तो छनाई का पैसा, प्लस उसमें जो बोरी होती है उसमें भरने का और फिर कांटे पे रखने का, ये पैसा किसान को देना होता है। अच्छा, मतलब छनाई को और बोरी में भरवा को पीसो भी आपने किसान भाई छनाई यदि आवश्यक हो, किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि चूंकि समर्थन मूल्य पर जो खरीद होती है वो भारत सरकार एक मानदंड तय करती है कि इस तरह की खरीद होनी चाहिए, इस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। तो यदि मान लो उसमें कोई कचरा ज़्यादा है या मिट्टी है या तो उसके लिए छनाई की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज वो उसको खरीद नहीं होती है उसकी। तो सामान्यतः किसान वहीं उसकी छनाई वनाई करवाने की हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो उसका पैसा उसको देना पड़ेगा। किसान को उस मानक के अनुरूप फसल लाने की जिम्मेदारी किसान की है। जी। संजय जी के साथ एक और चीज़ पूछना चाहूँ कि जो राजफेड योजना जो संगठन है वो वहाँ के किसान भाइयों के लिए बनाए गए हुए हैं, कि संगठन में आने वाले समय में कोई परिवर्तन हुआ का कुछ है, कुछ नई योजनाएं इनमें आ रही है? देखिए, परिवर्तन तो सदैव होता रहता है। जी। खरीफ 2017 से पहले ये सारी जो समर्थन मूल्य पर खरीद होती थी वो मैनुअली होती थी। जी। और पैसा जो है किसान को 2-2, 3-3 महीने में जाके पहुंचता था, क्योंकि वो चेक बनाते थे, उसके वो जमा होता था, उसका मिलान होता था। अभी हमने उसको इतना फास्ट किया है कि जैसे ही उसने फसल बेची, पिछली बार हम 3 दिन में उसका भुगतान उसके खाते में करवा पाए। जी। और एक और बात पूछिए जी, अभी अपन बात कर रहे हैं कि है ना कि किसान जो सरकार है वो एक तय मूल्य कर है, जी एमएसपी की आप बात करें तो एमएसपी के बारे में बताओ कि एमएसपी कहीं है? देखिए, एमएसपी जो है भारत सरकार तय करती है और उसमें उद्देश्य मुख्य ये होता है कि जो मुख्य फसलें हैं उनका उत्पादन के लिए वो किसान जो है प्रोत्साहित हों, उनको ये एक एश्योरेंस मिल जाए कि भाई अगर आपने ये फसल उगाई है तो आपको लगभग इतना मूल्य हम देंगे। जी। वो कृषि लागत आयोग जो भारत सरकार का होता है वो समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए उसको तय करके सरकार को अनुशंसा करता है और सरकार उसको तय करती है। समर्थन मूल्य भारत में पूरे जो रबी और फसल की खरीफ में जो फसलें होती है करीब 24 फसलों के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। तो समर्थन मूल्य बेसिकली किसानों को उस फसल को उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए होता है और ये एक एश्योरेंस है, तो सरकार को कहती है भाई हम खरीदेंगे इसको, इसलिए वो उसका मुख्य उद्देश्य है। तो बिना एमएसपी और दूसरा उद्देश्य उसका यह है कि यदि आपने उगा ली, आपने पैदा की वो और बाजार में उसका भाव कम हो रहा है तो सरकार उस बाजार भाव को ऊपर लाने के लिए बाजार में समर्थन मूल्य खरीद करके हस्तक्षेप करके उस बाजार भाव को ऊपर। तो जी राजस्थान में एक कितना ऑफिस है जो आपने जो राजफेड है का? देखिए, राजफेड का प्रधान कार्यालय यहाँ 22 गोदाम पे नेहरू सहकार भवन के बिल्कुल बगल में है
और राजफेड के 8 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मुख्य कार्यालय जयपुर के मायने ही है। जी जी। यहाँ पे 8 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लगभग सभी संभाग मुख्यालय जो है उन पे हैं, गंगानगर में एक अलग से। जी जी। संजय जी, आप माँ के कार्यक्रम में पधारा और राजफेड ने लेर माँ के किसान भैया ने आप बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी। माँ के कार्यक्रम में पधारवा खातर बहुत बहुत धन्यवाद। आज चौपाल में बस इतो ही, फिर मिलशा एक नई चौपाल में एक नई जानकारी के साथ। राम राम सा। राम राम।